तो मखा लाडले, नया एपिसोड आ गया है और यकीन मानो पिछली बार की तरह ही ये वाला भी बिल्कुल एपिक होने वाला है। सच कह रहा हूँ, देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि कैसे किन यू आने वाले होली फायर ग्रैंड कंपटीशन में आग लगाने के लिए अपनी भयंकर 9th ग्रेड होली फायर से खुद को और भी ताकतवर बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ इमोशनलेस स्वॉर्ड सेक्ट के यंग मास्टर लिu जुलैंग ने डिवाइन मर्चेंट सेक्ट को एक रेयर 6th ग्रेड होली फायर देकर इस मुकाबले में उनकी एंट्री बिल्कुल पक्की करवा दी थी। जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ, किन्यू पर दुश्मनों ने मिलकर अचानक से हमला कर दिया, लेकिन हमारे हीरो ने अपने अलग ही स्वैग से उन सबको मिनटों में धूल चटा दी। इसके बाद तो उसने चूलन जैसे खतरनाक दुश्मन को भी अपने बेहतरीन स्किल से आसानी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन भाई, असली महायुद्ध तो तब शुरू हुआ जब किन्यू का आखिरी आमना सामना उस घमंडी इमॉर्टल एंसेस्टर से हुआ। उस बूढ़े ने किन्यू पर एक भयंकर शैतान छोड़ दिया था, पर हमारा किन्यू कहां पीछे रहने वाला था। उसने तुरंत एक ड्रैगन टाइगर रीबर्थ पिल निगल ली और एक विशाल लायन ड्रैगन को जगाकर अपनी ताकत के एक नए गॉड लेवल को अनलॉक कर लिया। इस खौफनाक ताकत के आगे उस इमॉर्टल एंसेस्टर की बुरी तरह हार हुई और फाइनली किन्यू ने अपनी ली किंग याओ के दुख का बदला पूरा कर ही लिया। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ज़ाओ डियान ने ली किंग याओ की सारी एनर्जी को बड़ी ही बेरहमी से सोकर अपना खौफनाक सुप्रीम डिवाइन पैटर्न अवेकन कर लिया है। अपनी इस नई ताकत के गुरूर में अब वो वापस अपने क्लैन लौटकर पूरी दुनिया पर राज करने का मास्टर प्लान बना रहा है। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, एक छोटा सा लाइक एम सेट करते हैं। ज्यादा नहीं, बस 1000 लाइक्स। तो जल्दी से इस लाइक बटन को तोड़ फोड़ डालो और कमेंट्स में रेड हार्ट स्पैम कर दो। सीन टियानहे सिटी में बूढ़े ज़ेन्नान किंग के आलीशान महल के मेन हॉल में शिफ्ट होता है। बूढ़े ज़ेन्नान किंग ने हैरानी से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूरे जोश में कबूला कि उन्होंने अपनी इस इतनी लंबी जिंदगी में आज तक किन्यू जैसा भयंकर टैलेंट नहीं देखा। बंदे की उम्र अभी 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी और उसने की इमॉर्टल इंसिस्टेंस जैसे पीक डिवाइन स्पिरिचुअल रेल्म के टॉप लेवल एक्सपर्ट को मिट्टी में मिला दिया था। ज़ेन्नान किंग आगे बढ़े और उन्होंने किन्यू के कंधे पर हाथ रखकर हालात की गंभीरता याद दिलाई। बात साफ थी कि एक्सट्रीम सनसेट और की इमॉर्टल एंसेस्टर का रिश्ता कोई छोटा मोटा नहीं था। पहले चूलिन की मौत और फिर एंसेस्टर की जान लेने के बाद अब एक्सट्रीम सनसेट किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेगा और आखिरी सांस तक विरोध करेगा। ये सुनते ही सेक्रेड हार्ट पैलेस की लेंग कियान हुआंग पूरे अदब के साथ अपना हाथ सीने पर रखकर आगे आई। उसने आत्मविश्वास से ऐलान किया कि भले ही एक्सट्रीम सनसेट उनके सेक्रेड हार्ट पैलेस से थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो, पर उनमें इतनी औकात नहीं कि वो खुलेआम उनसे दुश्मनी मोल ले। एक बार यंग मास्टर किन उनके सेक्ट में शामिल हो गए तो उनकी पूरी ताकत किन्यू की हिफाजत करेगी। पर कहानी में नया कलेश लाते हुए जेड मेडन सेट की बाय फाई भी बीच में कूद पड़ी और सीधा सेक्रेड हार्ट पैलेस को ललकारने लगी। उसका कहना था कि अगर सेक्रेड हार्ट पैलेस हिफाजत कर सकता है तो क्या उसका जेड मेडन सेट नहीं बचा सकता। और भले ही बात हिफाजत की हो तो ये जरूरी तो नहीं कि यंग मास्टर किन उन्हीं का सेट चुनेंगे। लेंग कियान हुआंग ने गुस्से में बाय फाई को घूरा और सीधा पूछा कि आखिर इस बकवास का मतलब क्या है। बाय फाई ने तुरंत अपना इमोशनल पता खोला। उसने याद दिलाया कि ली किंग याओ उनके जेड मेडन सेट की कोर डिसाइपल है और आने वाले वक्त की डिवाइन मेडन बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ली किंग याओ और यंग मास्टर किन बचपन के साथी हैं। उसने पूरी महफिल में सवाल दागा कि क्या यंग मास्टर किन सिर्फ अपनी ली किंग याओ की खातिर उनके जेड मेडन सेट में आना पसंद नहीं करेंगे। अपनी बात को विश्वास में बदलने के लिए बाय फाई ने अपना हाथ टेबल पर पटका, खड़ी हुई और पूरे जोश में तगड़ा लानच दिया। उसने वादा किया कि अगर किन्यू उन्हें चुनते हैं तो आने वाले 3 सालों के अंदर ली किंग याओ पक्का उनकी डिवाइन मेडन बन जाएगी। और जहां तक किन्यू की बात है, उन्हें सीधा इनर अफेयर्स एग्जीक्यूटिव की बहुत बड़ी कुर्सी दी जाएगी। ये सेट्स वाले बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट एचआर की तरह पैकेज नेगोशिएट कर रहे थे। कोई प्रमोशन दे रहा था तो कोई पुराने प्यार का लालच। ये सुनकर लेंग कियान हुआंग भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर दावा किया कि जो शर्तें जेड मेडन सेक्ट दे रहा है वो उनका सेक्रेड हार्ट पैलेस भी पूरी कर सकता है। इन दोनों सेक्ट्स को एक लड़के के पीछे आपस में कुत्तों की तरह भिड़ता देख ज़ेन्नान किंग मन ही मन मुस्कुराए, ये सोचते हुए कि इस हालत में उन जैसा बूढ़ा दोस्त कोई मदद नहीं कर सकता। अब पूरी पावर और चुनाव किन्यू के हाथों में है। तभी किन्यू ने बेहद शांति और आत्मविश्वास के साथ दोनों की बोलती बंद कर दी। उसने साफ कह दिया कि वो इन दोनों में से किसी भी सेक्ट का गुलाम नहीं बनेगा। ये सुनते ही लेंग कियान हुआंग और बाय फाई की नजरें झटके से किन्यू की तरफ घूम गई। किन्यू ने दोनों को देखते हुए आगे बात बढ़ाई। उसने मंजूरी दी कि कुछ वक्त कल्टीवेशन करने की खातिर वो सेक्रेड हार्ट पैलेस में जरूर जाएगा। और जहां तक उस बेशकीमती हेवनली कोर होली फायर स्टोन की बात है,
अब से इसका पूरा फायदा सिर्फ और सिर्फ सेक्रेड हार्ट पैलेस को ही मिलेगा। लेंग कियान हुआंग ने किन्यू की इस ईमानदारी को महसूस किया और अदब से झुककर अपना शुक्रिया अदा किया। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद खुद से मान लिया कि यंग मास्टर किन का उन्हें पूरी तरह ज्वाइन ना करना समझ आता है, क्योंकि जैसा भयंकर टैलेंट इनके पास है, इन्हें आगे और भी बेहतर मौके मिलने चाहिए। इधर बाई फेफई जैसे अब अपना कोई फायदा नहीं दिख रहा था, वो बिना किसी जिद के वहां से निकलने के लिए पलट गई। पर जैसे ही बाई फेफई का साया हॉल से धीरे धीरे दूर जाने लगा, किन्यू उसकी जाती हुई पीठ को मौत और गुस्से से भरी नजरों से घूर रहा था। उसके दिमाग में पिछले जन्म की वो भयंकर गद्दारी आग लगा रही थी, जबकि इममॉर्टल एंसेस्टर के आने पर इसी जेड मेडन सेक्ट ने डर के मारे बिना एक शब्द कहे जल्दबाजी में ली किंग याओ को दुश्मनों के हवाले कर दिया था। हिसाब एकदम क्लियर था, इस जन्म में इस गद्दार जेड मेडन सेक्ट के जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं बची थी। इसी बीच बूढ़े जन्नान किंग ने अपने पास से एक चमकती हुई स्टोरेज रिंग निकाली और उसे किन यू के हाथों में थमा दिया। उन्होंने बताया कि संगूठी में उन 4 मेजर सेक्ट्स के सारे बेशकीमती खजाने भरे हुए हैं और इस बार किंग यू को वाकई एक बहुत बड़ा जैकपॉट मिला है। पर सोना चांदी तो छोटे मोटे लुटेरे बटोरते हैं, असली किंग तो वही है जो जीती हुई बाजी में भी दूसरों का भला सोचे। किन यू ने आगे बढ़कर उस अंगूठी के बजाय ज़ेन्नान किंग का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखते हुए इन खजानों की जरूरत से साफ इनकार कर दिया। ज़ेन्नान किंग कुछ समझ नहीं पाए और हैरानी से किन यू को घूरने लगे। किन यू ने पूरा सम्मान दिखाते हुए ऐलान किया कि ये सारा खजाना डिवाइन माइट आर्मी के लिए उसकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, ताकि इनकी मदद से वो और श्याओ युए एक बेहतर जिंदगी जी सके। डिवाइन माइट आर्मी का नाम सुनते ही बूढ़े राजा हैरान रह गए। उनके हाथ कांपने लगे जब उन्होंने उस स्टोरेज रिंग को कसकर पकड़ा। उनके अंदर के सालों पुराने जज्बात काबू से बाहर हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे। बस उनके मुंह से उस महान आर्मी का नाम निकल रहा था। किन यू बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। उसने अपने दोनों पैर जोड़े, दोनों हाथ मिलाए और एक ऐसी महान सलामी दी जिसका वो बूढ़ा सच में हकदार था। किन यू ने उनके 100 जंगों के उस बलिदान को जिंदा कर दिया जहां ज़ेम्नान मैंशन एक बार भी नहीं हारा था। उसने उस महान आर्मी की याद दिलाई जिनके सिपाहियों की हड्डियों का ढेर लगकर शहर की दीवारें बन गई थी और जिनके खून से निकले तीरों ने आसमान को चीर दिया था। पिछले लगभग 100 सालों से इस मैंशन ने हमेशा इंसानियत की हिफाजत और भलाई के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। किन यू ने उस बूढ़े शेर का दर्द सबके सामने लाकर रख दिया कि कैसे उन्होंने अपने 9 बच्चे और 14 पोते पोतियां इस आर्मी की मदद करते हुए बॉर्डर पर कुर्बान कर दिए। उन्होंने अपने ही महल में कई कब्रें खोदने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी और इसी बलिदान की वजह से वो खुद पिछले कई दशकों से अंदरूनी चोटों से तड़प रहे थे, जिसने उनकी उस शानदार कल्टीवेशन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। किन यू पूरे सम्मान के साथ झुका रहा और उसने बताया कि इस जज्बे को देखकर ही पता चलता है कि वो बूढ़ा राजा वाकई हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी कहलाने के हकदार हैं। उन सभी लोगों की तरफ से जिन्हें डिवाइन माइट आर्मी ने बचाया है, किन यू ने अपना पूरा सम्मान और सलामी पेश की। बूढ़े ज़ेन्नान किंग बुरी तरह भावुक हो गए और उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ किन यू के कंधे पर रखा, पूरे गर्व के साथ कहते हुए कि अब से ये बूढ़ा इंसान सिर्फ और सिर्फ उसी पर भरोसा करेगा। किन यू ने आत्मविश्वास के साथ अपना सीना ठोका और उन्हें बेफिक्र रहने को कहा। उसने अपना वादा पत्थर की लकीर बनाते हुए कहा कि आने वाले वक्त में वो चाहे किसी भी रेम पर पहुंच जाए, इंसानियत की हिफाजत जरूर करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वो अपने लोगों को बर्बाद होने से बचाएगा और इंसानियत को हमेशा जिंदा रखेगा। किन यू के इस दृढ़ निश्चय को देखकर ज़ेन्नान किंग बेहद खुश और गौरवान्वित महसूस करने लगे। पास ही खड़ी लेंग क्यांग हुआंग भी ये सब देख रही थी और यंग मास्टर किन की इस महान सोच के लिए उसके दिल में इज्जत आसमान छू गई। इधर महल में इज्जत और महान बातें हो रही थी और उधर दुश्मनों के अड्डे यानी डिवाइन मर्चेंट सेक्ट के एंसेस्ट्रल हॉल में अलग ही रोना धोना चल रहा था। बूढ़ा वैंग टिए कियान मोते हुए अपने पूर्वजों के पत्थर के आगे माथा टेक रहा था और चिल्ला चिल्ला कर अपनी नाकामी और बेकार होने का दोष खुद पर डाल रहा था, क्योंकि वो अपने सेक्ट की शान वापस लाने में फेल हो गया था। पास ही होली फायर से झुलसा हुआ उसका बेटा वैंग स्वान पटियों में मम्मी की तरह लिपटा पड़ा था। उसने मुड़कर अपने पिता को देखा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कचरा बेटे के मुंह से कोई आवाज आती, बूढ़े वैंग टिए क्यांग ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ वैंग स्वान की चेहरे पर जड़ दिया। उसने गुस्से में आदेश दिया कि जल्दी माथा टेक और एंसेस्टर के आगे अपनी गलती मान। उस भारी थप्पड़ के पड़ते ही वैंग स्वान के मुंह से खून निकलकर सीधा उस एंसेस्ट्रल पत्थर पर जा गिरा। वैंग स्वान ने थप्पड़ खाने के तुरंत बाद झुककर माफी मांगनी शुरू की और बहाने बनाने लगा। उसने सफाई दी कि बात यह नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है, असली बात यह है कि वो किन यू कुछ ज्यादा ही ताकतवर और अजीब निकल गया, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बूढ़े वैंग टिए क्यांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बदतमीज बेटे को घूरते हुए चिल्लाया कि इस वक्त भी उसमें बहाने बनाने की हिम्मत कैसे हुई। और यहां से शुरू हुआ एक नया चमत्कार, जहां बेइज्जती से गिरे खून ने किस्मत के दरवाजे खोल दिए। उस खून से सने पत्थर से अचानक एक नीली रोशनी बाहर निकल कर आई और उनके डिवाइन मर्चेंट सेक्ट के एंसेस्टर का एक रूहानी साया हवा में प्रकट हो गया। बाप बेटे दोनों हैरानी से अपनी आंखें फाड़े इस चमत्कार को देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एंसेस्टर की आत्मा प्रकट हो गई है। उस एंसेस्टर के साए
ने उन दोनों बाप बेटे को घूरा और भारी आवाज में अपना दुखड़ा सुनाया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन जैसा शख्स जो कि रॉयल फैमिली का वंशज था, उसका अंजाम उसके परिवार को ऐसी बुरी हालत में ले आएगा। एंसेस्टर के साय ने एक ठंडी सांस छोड़ी, वैंग स्वान को ध्यान से देखा और बताया कि ये किस्मत का खेल है और वो कुछ नहीं कर सकते। उसने राज खोला कि वैंग स्वान के अंदर शाही परिवार का खून बहता है और इसी वजह से वो उनकी डिवाइन कॉन्शियसनेस को जगा पाया है। अब इस शाही परिवार को वापस उसके मुकाम पर लाने का महान काम सिर्फ और सिर्फ वैंग स्वान के कंधों पर था। ये कहने के बाद एंसेस्टर के साय ने अपने सीने के अंदर हाथ डाला और एक नीले रंग का एनर्जी बॉल बाहर निकाला। वो बॉल धीरे धीरे एक रहस्यमयी सीक्रेट कमांड टोकन में बदल गया और उन्होंने वो टोकन वैंग स्वान के आगे कर दिया। उस महान आत्मा ने बताया कि ये शाही परिवार का सीक्रेट कमांड है जो उस गुप्त कमरे को खोल सकता है जो उन्होंने अपने जिंदा रहते हुए बनाया था। उन्होंने आदेश दिया कि जाओ, वहां जो कुछ भी छोड़ा है उसे ले लो, उसे पचा लो और उनके क्लैन को नई जिंदगी दो। इतना कहकर वो साया धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। बस वैंग स्वान के हाथों में वो महान टोकन छोड़ गया। टोकन हाथ में आते ही वैंग स्वान का लालच और घमंड दोनों जाग गए। उसने पूरे जोश में अपने पिता को पुकारा कि उन्हें एंसेस्टर का टोकन मिल गया है। बूढ़े वैंग टिए क्यांग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए एक बहुत बड़ा इतिहास खोल के रख दिया। उन्होंने बताया कि ये सब उन्होंने वैंग स्वान के परदादा से सुना था। एक वक्त था जब उनका रॉयल फैमिली पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर क्लैन हुआ करता था। उनके डिवाइन मर्चेंट सेक्ट के एंसेस्टर की कल्टीवेशन सबसे ऊंचे मुकाम पर थी, जिनकी ताकत आसमान और जमीन को छूती थी। लेकिन सिर्फ उस इमॉर्टल क्लैन से दुश्मनी लेने की वजह से उन्हें एक ही रात में दुनिया से निकाल बाहर किया गया था। पर अब उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। अगर उन्हें एंसेस्टर के छोड़े हुए वो खजाने मिल गए तो उनकी रॉयल फैमिली को वापस उठने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े सपने देखकर वैंग स्वान एक भयंकर और एक्साइटेड मुस्कान के साथ ऐलान करने लगा। उसने किन यू को ललकारा कि भले ही उसे उस ग्रेट विल्डरनेस में कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, लेकिन बस थोड़ा इंतजार करे जब तक उसे अपनी रॉयल फैमिली की लेगेसी नहीं मिल जाती। किन यू को मरना ही होगा क्योंकि खून का कर्ज तो खून से ही चुकाया जाएगा। कचरे को एक टोकन क्या मिल गया, उसे लगा कि वो सीधा बॉस लेवल पर पहुंच गया है। पर कहानी में यहाँ एक ऐसा झटका लगा जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। अचानक उनके पीछे अंधेरे से तालियों की आवाज आई। धीरे धीरे चूलिन का साया वैंग शुअन के पीछे प्रकट होने लगा। उसने ताना मारते हुए उनके इस महान क्लैन वाले राज पर मजे लिए, ये मानते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि डिवाइन मर्चेंट सेक्ट के पीछे एक इतने महान क्लैन का हाथ होगा। लगता है वो आज बिल्कुल सही जगह पर आया है। वैंग टाई कियांग और वैंग शुअन ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली और पलट कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही चूलिन था जिसे किन यू ने होली फायर कंपटीशन में मौत के घाट उतार दिया था। वैंग शुअन डर के मारे पीछे गिरा और कांपते हुए उसके इंसान या भूत होने पर शक करने लगा। चूलिन ने अपना लंबा चोगा हटाया और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपने इंसान होने का ठप्पा लगाया। वैंग शुअन को अभी भी यकीन नहीं था। उसने थोड़े शक और हिचकिचाहट के साथ याद दिलाया कि किन यू ने तो उसे मार दिया था। इस शक पर चूलिन ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए अपने जिंदा बचने का पूरा सच सबके सामने खोल दिया। उसने याद दिलाया कि एक वक्त था जब एक्सट्रीम सन सेक्ट के पास पूरे 18 डिवाइन चिल्ड्रन हुआ करते थे। एक साल पहले वो सबसे आखिरी डिवाइन चाइल्ड बना था, लेकिन अब वो 5th डिवाइन चाइल्ड बन गया था। उसने डर पैदा करते हुए इसका कारण बताया कि अब एक्सट्रीम सन सेक्ट के पास सिर्फ 5 डिवाइन चिल्ड्रन ही बचे हैं। चूलिन ने पूरे घमंड के साथ उन बाकी 13 लोगों की मौत का इल्जाम अपने सर लेते हुए ऐलान किया कि वो चूलिन इतने लोगों को मार सकता है कि एक पूरी नदी खून से भर जाए, तो वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता था। अपनी खौफनाक और खूंखार नजरों से उसने आगे अपना खेल बताया कि 8th डिवाइन चाइल्ड को मारने के बाद उसने ये फेक डेथ बॉडी स्प्लिटिंग टेक्निक उसकी सीक्रेट आर्ट से सीखी थी। अपनी औकात दिखाने के बाद उसने सीधा वैंग शुअन की दुश्मनी को हवा दी और छेड़ा कि वो वाकई किन यू को मारना चाहता है ना। किन यू का नाम सुनते ही वैंग शुअन की आंखें फैल गईं और वो जोर से चिल्लाया कि वो और किन यू अब इस एक आसमान के नीचे एक साथ जिंदा नहीं रह सके। तब चूलिन ने अपने साजिश का मास्टर प्लान खोला। उसने लालच दिया कि अब मौका उसके बिल्कुल सामने था। वैंग शुअन को किन यू को अपने साथ उस गुफा के अंदर बुलाना था और वहां ले जाकर धोखे से उसे मार डालना था। वैंग शुअन अपना पूरा ध्यान उस रॉयल लेगेसी को लेने में लगा सका था। चूलिन उस खजाने का एक हिस्सा भी नहीं लेगा। इतना कहने के बाद उसने एक भयंकर मुस्कान दी और जोर से अपना असली मकसद बताया कि उसे तो बस वो 9th ग्रेड होली फायर चाहिए जो उस किन यू के पास थी। वैंग शुअन थोड़ा डरा हुआ था और उसने चिंता दिखाई कि क्या चूलिन वाकई किन यू को हरा पाएगा। आखिरकार पीक डिवाइन रेल्म का की इमॉर्टल एंसेस्टर भी उसके हाथों मारा गया था। चूलिन के दिमाग में साजिशों से भरा एक तगड़ा प्लान चल रहा था। उसने दिलासा देते हुए बताया कि उसके पास अपने तरीके हैं। उसका असली डर यह था कि की इमॉर्टल एंसेस्टर की मौत के बाद किन यू वापस डिवाइन स्वॉर्ड किंगडम लौट जाएगा। अगर कल वो किन यू को उस खुफिया गुफा में बुलाने में नाकामयाब रहे तो उन्हें पहले से ही पता था कि उसके अंजाम क्या होंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद चूलिन ने एक टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया
और उन दोनों की नजरों के सामने से हवा में गायब हो गया। पीछे बचे वैंग शुवन ने पलटकर अपने पिता की तरफ देखा और आगे का रास्ता पूछा। बूढ़ा वैंग टाई कियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और हालात का हिसाब लगाते हुए आखिरी फैसला सुनाया कि बात अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। कल वो खुद जाकर किन यू को उस मौत की दावत के लिए इनवाइट करेंगे। ठीक उसी वक्त टियानहे सिटी के सबसे बड़े इन में आधी रात का सन्नाटा छा चुका था। किन्यू के शांत कमरे के अंदर वू सी और वू यूए दोनों बहनें पूरे जोश में किन्यू को होली फायर कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल करने की बधाइयां दे रही थीं। उनका पूरा विश्वास था कि इस बार ग्रेट विल्डरनेस वाकई एक ऐसी जगह साबित हुई है जहां जाने का ख्वाब हर कोई देखेगा। वहां जो खजाना और अपॉर्चुनिटी यंग मास्टर किन को मिली थी उसने तो उन्हें की इमॉर्टल एंसेस्टर जैसे ताकतवर दुश्मन को मारने में भी एक बहुत बड़ी मदद कर दी थी। उन दोनों वू बहनों की आंखों में गौर से देखते हुए किन्यू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने इस ताज को मामूली बताते हुए साफ किया कि उस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। उसका टारगेट बिल्कुल सेट था। कल से वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड किंगडम की रिवेंज जर्नी यानी बदले का सफर शुरू करने वाला था। खेल को नया मोड़ देते हुए किन्यू उन दोनों बहनों के करीब आया और आवाज थोड़ी धीमी करते हुए उन्हें आगाह किया कि जहां तक उन दोनों की बात है उसके पास एक बहुत जरूरी टास्क है जो वो उन्हें सौंपना चाहता है, जिसे उन्हें ध्यान से सुनना था। अपना नया मिशन सुनने के बाद दोनों वो बहनें बुरी तरह चौंक गईं और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। मतलब दुनिया चैन की नींद सो रही थी और अपना हीरो आधी रात को तबाही कर नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। असली बादशाह आखिर कभी आराम कहां करता है। अगली सुबह की धूप के साथ नजारा जेन नैन किंग के मैंशन के मेन हॉल में शिफ्ट हुआ। वहां सभी लोग जमा थे जो किन यू को डिवाइन स्वॉर्ड किंगडम वापस जाने के सफर पर अलविदा कहने आए थे, जहां उसे अपना बदला पूरा करना था। दुगु वानर ने आगे बढ़कर किन यू को खुशी से देखा और यंग मास्टर किन के आसान सफर की दिल से दुआ मांगी। पर पास ही खड़ी शाओ यूए के चेहरे पर अभी भी किन यू के लिए चिंता साफ झलक रही थी। उसने हकीकत का आईना दिखाते हुए आगाह किया कि किन यू को बहुत संभल कर रहना होगा। भले ही उसने की इमॉर्टल एंसेस्टर को मार दिया था, लेकिन उस जाओ डियन के पीछे पूरे इमॉर्टल क्लैन का सपोर्ट था और हो सकता था कि उसके पीछे और भी बड़े और ताकतवर लोग खड़े हों। इन सब चिंताओं के बीच किन यू अभी भी बेफिक्र और शांत खड़ा था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए सबकी परेशानी दूर की और दावा किया कि इस बार जब जाओ डियन उसके आमने सामने आएगा तो उसकी मौत बिल्कुल पक्की है। बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था जैसे वो दुश्मन को मारने नहीं किसी दावत में पनीर खाने जा रहा हो। अचानक इस अलविदा लेने वाले शांत माहौल में एक नया झटका तन लगा जब जेन नैन किंग का एक सिपाही दौड़ता हुआ हॉल में आया। उसने हांफते हुए जोर से एक अर्जेंट रिपोर्ट दी कि डिवाइन मर्चेंट सेक्ट के वैंग टियाकियांग और वैंग शुअन वहां आए थे। अपनी छड़ी के सहारे खड़े बूढ़े जेन नैन किंग ये सुनकर थोड़े हैरान जरूर हुए, पर उन्होंने सिपाही को उन्हें अंदर आने देने का हुक्म दे दिया। ये खबर सुनते ही किन यू मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि इन दोनों का यहाँ आना इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो एंशिएंट रेलिक आखिरकार खुल चुका था। ठीक उसी पल वैंग टियांग और वैंग स्वेन ने मेन हॉल में कदम रखा। अंदर आते ही दोनों बाप बेटे ने अदब से हाथ जोड़े और पूरे सम्मान के साथ झुककर जेन्नान किंग को प्रणाम किया। बूढ़े किंग ने उन दोनों वैंग परिवार के लोगों को घूरते हुए सीधा सवाल किया कि ऐसी क्या बात है जो उन दोनों को आज यहाँ खींच लाई। इस वक्त वैंग स्वैन अचानक किन यू के आगे घुटनों के बल बैठ गया और अपना सस्ता नाटक शुरू कर दिया। उसने अपने पापों का रोना रोते हुए कबूला कि आज वो यहाँ यंग मास्टर किन के सामने अपनी गलती मानने आया है। वो नादान था और अपने घमंड में अंधा होकर उसने यंग मास्टर किन का अपमान किया था। बूढ़ा वैंग टियांग भी आगे बढ़ा और घुटने टेक दिए। उसने अपना हाथ वैंग स्वैन के सर पर रखा और गिड़गिड़ाते हुए उम्मीद जताई कि यंग मास्टर किन अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और इसे माफ कर देंगे। भाई, गिरगिट भी इन बाप बेटे को देख ले तो शर्म के मारे रंग बदलना छोड़ दे। जो कचरे कल तक पर्दे के पीछे मौत का जाल बुन रहे थे, आज वही पैरों में गिरकर ऑस्कर लेवल की एक्टिंग कर रहे थे। वैंग स्वैन ने किन यू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और लालच देते हुए बताया कि अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उनका डिवाइन मर्चेंट सेक्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। फिर उसने इधर उधर देखते हुए वहां खड़े बाकी लोगों की तरफ इशारा किया जैसे वो अकेले में बात करना चाहता हो। किन यू तुरंत समझ गया कि ये वही एंशिएंट रेलिक को एक्सप्लोर करने का मौका था जिसके बारे में वो अपने पिछले जन्म से जानता था। उसने मन ही मन तय किया कि बिल्कुल सही, ये दोनों इसीलिए यहाँ आए थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस जन्म में ये सब पिछले जन्म से कहीं पहले हो रहा था। इस खुली साजिश को देखकर लेंग कियांग हुआंग ने वैंग स्वैन को शक की नजरों से घूरा और उसकी चालाकी भांप ली। उसने साफ कह दिया कि वैंग स्वैन पक्का यंग मास्टर किन के लिए कोई जाल बिछा रहा था। गुफा के अंदर ऐसी घटिया साजिश, क्या उन्हें लगता था कि यंग मास्टर किन उनकी इन मीठी बातों में इतनी आसानी से फंस जाएंगे? लेंग कियांग हुआंग की इन बातों को सुनकर बूढ़ा वैंग टियांग बुरी तरह चौंक गया और घबरा गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने हाथ हिलाए और साफ इनकार करते हुए रोना रोया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस सच्चे दिल से अपनी गलती की माफी मांगने आए थे। वैंग स्वैन, जो अंदर ही अंदर डर और चिंता में डूबा हुआ था, वो मन ही मन गिड़गिड़ा रहा था कि किन यू कृपया हाँ बोल दे, जल्दी से हाँ बोल दे। इनकी इस रद्दी एक्टिंग को देखकर पास खड़ी शियाओ यूए का गुस्सा तो जैसे आसमान फाड़ रहा था।
कल्टीवेशन की इस बड़ी दुनिया में उसने अपना सबसे खतरनाक अस्त्र यानी अपनी मिडिल फिंगर सीधा वैंग स्वैंग के चेहरे पर तान दी। उसने साफ ऐलान कर दिया कि ऐसी सस्ती और साफ चाल में किन यू बिल्कुल नहीं फंसने वाला और वो वहां जाएगा ही नहीं। मतलब बात साफ थी, मछली को कांटे पे केक लगाकर बुला रहे थे और सोच रहे थे कि मछली को पता नहीं चलेगा। लेकिन सबकी उम्मीदों और कॉमन सेंस के बिल्कुल विपरीत किन यू ने अचानक हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। उसने दावा किया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वो उसकी इस सच्ची माफी को कबूल करता है और सीधा पूछ लिया कि उन्हें कब निकलना है। पास खड़ी श्याओ युए ये सुनकर बुरी तरह चौंक गई और उसके मुंह से सिर्फ एक हैरानी भरी चीख निकली। क्या? बूढ़े वैंग टी कैंग ने पूरे जोश और लालच के साथ किन यू को देखा और तुरंत बताया कि जाहिर है जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। वो सीक्रेट रेल्म तियान है, शहर के पश्चिम में रेड पाइथन माउंटेन की तलहटी पर है। अगर वो कल निकलते हैं तो एक दिन में आराम से वहां पहुंच जाएंगे। किन यू ने वैंग टी कैंग को जवाब देते हुए बार बार सर हिलाया और तय किया कि अगर ऐसी बात है तो कल वो इसी वक्त निकलेंगे। बूढ़ा वैंग टी कैंग और उसका बेटा वैंग स्वैन अपना मकसद पूरा होते देख जल्दी जल्दी झुके और जाने की तैयारी करने की बात कहकर तेजी से जिन्नान किंग के मेंशन से निकल गए। उनके जाने के बाद शाओ युए आगे आई और उसने किन यू पर इल्जाम लगाते हुए उंगली उठाई कि जब ये साफ तौर पर उसके खिलाफ एक साजिश थी तो वो फिर भी क्यों जा रहा था। किन यू ने अपनी नजरें घुमाई और शाओ युए को देखते हुए जवाब दिया कि जब वो इसे इतनी आसानी से देख सकती थी तो भला वो कैसे नहीं देख पाएगा। उसने उसे चिंता ना करने का दिलासा दिया क्योंकि अगर उसने जाने का फैसला किया है तो उसके पास उनसे निपटने का पक्का तरीका भी होगा। आखिर शेर को पता होता है कि पिंजरे में मांस रखा है, पर वो मांस भी खाता है और पिंजरा भी तोड़ देता है। लेंग कियन होंग अभी भी थोड़ी परेशान थी और उसने जल्दी से किन यू से उसके साथ आने की इजाजत मांगी। किन यू ने यह सुना और इनकार करते हुए अपना सर हिला दिया, ये कहते हुए कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही जाएगा। लेंग कियन हुआंग ने थोड़ी निराशा के साथ ठंडी सांस भरी और मान लिया कि तब वो वही करेंगे जो यंग मास्टर किन की मर्जी होगी। बूढ़े जेन्नन किंग किन यू के सामने आकर खड़े हुए अपनी दाढ़ी सहलाई और उसे एक सच्ची नसीहत दी। उनका मानना था कि छोटे भाई किन भले ही उसके अंदर अनगिनत ताकतें और खजाने छिपे हों, लेकिन इस तरह अकेले ऐसी जगह जाना खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने होशियार रहने और अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड ना करने की चेतावनी दी। किन यू ने जेन्नन किंग की आंखों में पूरे सम्मान के साथ देखा और वादा किया कि वो उनकी इस नसीहत को हमेशा अपने दिल में रखेगा। डिवाइन मोचन सेक्ट के साथ हुए वादे के मुताबिक अगली सुबह किन यू और वोंग बाप बेटे रेड पाइथन माउंटेन की तलहटी की तरफ निकल पड़े। कुछ देर तक विशाल डायनासोर्स जैसे जानवरों की सवारी करने के बाद वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। किन यू तेजी से अपने जानवर से नीचे कूदा, फिर आसपास के माहौल को देखते हुए उसने मन ही मन सोचा कि यही वो जगह है जहां पिछले जन्म में चूहानी के साथ हादसा हुआ था। लेकिन इस जन्म में चूहानी को यहां आने का न्योता ही नहीं मिला था। किन यू को साफ समझ आ गया था कि क्योंकि उसने वो ग्रेट कंपैशन होली फायर हासिल कर ली थी, इसलिए फ्यूचर के इवेंट्स बदल गए थे और अब ये दुनिया उस ओरिजिनल दुनिया से काफी अलग हो चुकी थी। किस्मत के तार ऐसे उलझे थे कि छोटी सी बटरफ्लाई इफेक्ट ने आगे की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल डाली थी। बूढ़ा वोंग टिए कियांग चढ़ते हुए किन यू के करीब आया और बताया कि यंग मास्टर किन वो प्राचीन खंडर इस रेड पाइथन माउंटेन के ठीक नीचे है, जहां आगे एक छिपा हुआ गुफा का रास्ता है और उन्हें बस उसके अंदर जाना है और वो वहां पहुंच जाएंगे। ये सुनकर किन यू ने वोंग बाप बेटे को आगे चलकर रास्ता दिखाने का हुक्म दिया। किन यू उन दोनों के पीछे चलते हुए उन्हें घूर रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इन दोनों का साथी कौन हो सकता था। क्या डेथ सेक्ट? ये सब सोचकर उसे और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी। कुछ देर चलने के बाद बूढ़ा वोंग टिए कियांग किन यू को उस खुफिया गुफा के दरवाजे तक ले आया और बताया कि वो पहुंच गए हैं। वो बूढ़ा उस खुफिया दरवाजे के पास गया और उसने तुरंत अपना हाथ उठाकर एक जोरदार मुक्का उस पत्थर के दरवाजे पर जड़ दिया। एक ही पल में वो गुफा का दरवाजा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया और अंदर का एक गहरा रास्ता खुल गया। वोंग टिए कियांग ने गुफा के अंदर आगे इशारा करते हुए बताया कि यंग मास्टर किन वो खुफिया कमरा बस आगे ही है। वोंग परिवार के दोनों बाप बेटे ने किन यू को अंदर घुसते हुए देखा और एक दूसरे को देखकर चालाकी से अपना सर हिला दिया। उन्हें लग रहा था कि बकरा हलाल होने जा रहा है, पर उन्हें क्या पता था कि गुफा के अंधेरे में बकरा नहीं, सीधा काल उनका इंतजार कर रहा था। कुछ देर उस अंधेरी गुफा में चलने के बाद बूढ़ा वैंग टाई कियांग किन यू को उस खुफिया कमरे के बिल्कुल बीचों बीच ले आया, जहां सारे बेशकीमती खजाने छुपे हुए थे। किन यू की नजरें ठीक सामने पड़ी, जहां डिवाइन मर्चेंट सेक्ट के पिछले सेक्ट लीडर के 3 फर्स्ट ईयर इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स पूरी शान से रखे हुए थे। इन आसमानी खजानों को अपनी नंगी आंखों से देखते ही वैंग श्वान का जबड़ा जमीन को छू गया और वो हैरानी से चिल्ला उठा कि बाप रे, क्या ये वाकई फर्स्ट ईयर इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स हैं? बूढ़ा वैंग टाई कियांग मनलच में मुस्कुराया और अपने दोनों हाथों से उन 3 खजानों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें यंग मास्टर किन की झोली में डालने का नाटक करने लगा। भाई, इनका हिसाब तो वही था, दूसरे के बैंक अकाउंट से दान करना, पर अपना हीरो कहां इन सस्ती चालों में आने वाला था। किन यू ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी की और सामने रखी उस मूर्ति को गौर से देखते हुए मन ही मन पूरा स्कैन मार लिया। उसका दिमाग इसी सुपर कंप्यूटर की तरह चला और उसने पकड़ लिया कि इस तराशी हुई मूर्ति में आत्मा का एक छोटा सा अंश तक नहीं है, या सीधे शब्दों में ये इस खंडर के मालिक की आत्मा थी। ये तीनों फर्स्ट ईयर इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स सील
सील किए हुए मैजिकल आइटम्स थे जिन्हें सिर्फ वही शख्स उठा सकता था जिसे ये खजाने पहचानते हों। अगर किसी अनजान ने बिना इजाजत इन मना की गई चीजों को छूने की गलती की तो उसका शरीर वहीं टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ जाएगा। लेकिन किन यू के दिमाग में एक अलग ही भौकाल चल रहा था। उसके लिए ऐसी सस्ती और बच्चों जैसी चालें सिर्फ एक मजाक थी। बिना किसी डर के किन यू थोड़ा आगे झुका और उसने शेल्फ पर रखे उस इमॉर्टल आर्टिफैक्ट को मजबूती से पकड़ने के लिए अपना हाथ सीधा आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उसने छुआ, उस इमॉर्टल स्पीयर से अचानक मौत की भयंकर आग की लपटें बाहर निकलने लगी, जो किन यू को उसी पल जलाकर राख कर देना चाहती थी। पर अपना हीरो तो आग का ही देवता था। वो रत्ती भर नहीं घबराया। उसे बस एक गहरी सांस लेने की जरूरत थी और फिर सिर्फ एक जोरदार फूंक मारी और उन भड़कती हुई आग की लपटों को पलक झपकते ही मोमबत्ती की तरह बुझा दिया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था विनोद। इस तरह बिना किसी कलेश के उसने उस इमॉर्टल आर्टिफैक्ट को आसानी से अपने कब्जे में ले लिया। उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग निकाली और अपनी डिवाइन पावर से कंट्रोल करते हुए बाकी सारे आसमानी खजानों को भी उस अंगूठी के अंदर जमा कर लिया। रिंग को ध्यान से देखते हुए उसने अपना आगे का मास्टर प्लान सेट किया कि अब बस इन 3 फर्स्ट ईयर इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन करना बचा है, जिसके बाद उसके वॉर गॉड स्पीयर की ताकत का लेवल और भी भयंकर हो जाएगा। ठीक उसी वक्त गुफा का वो खुफिया रास्ता अचानक किसी भूकंप की तरह बुरी तरह कांपने लगा, जिसने वहां खड़े वैंग परिवार के दोनों बाप बेटे की हालत पतली कर दी। एक चमकती हुई नारंगी रोशनी अचानक से फूटी, जिसने पूरे गुफा के अंधेरे रास्ते को दिन की तरह रोशन कर दिया। ये रोशनी उस मूर्ति के दोनों पैरों के ठीक बीच से निकल रही थी। अब इस डिजाइन को बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया था, ये तो वही जाने। वो रोशनी धीरे धीरे शांत हुई और उसकी जगह एक इमॉर्टल स्क्रिप्ट टैबलेट हवा में उभरकर सामने आ गया। किन यू ने उसे बिल्कुल ईगल आई व्यू से देखा और समझ गया कि ये अलग अलग पैटर्न्स वाली एक इमॉर्टल स्क्रिप्ट टैबलेट है। उसने दिमाग लगाया कि इस दिव्य लिपि को सिर्फ इमॉर्टल बीइंग्स या उनके वंशज ही जगा सकते हैं। इसे अवेकन करने के बाद इमॉर्टल स्क्रिप्ट के अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से इंसान का लेवल रॉकेट की तरह अपग्रेड होता है। यहाँ तक कि सबसे निचले ग्रेड में भी इंसान को एक बेहद ताकतवर शरीर मिल जाता है और उसकी कल्टीवेशन की ताकत सीधा 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इंसानों के लिए इस महान लिपि को हासिल करने का सिर्फ एक ही खूनी तरीका था, इमॉर्टल्स को मारो और उनकी इमॉर्टल स्क्रिप्ट चुराने के लिए सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। उसने तुरंत पिछले जन्म की डॉट्स कनेक्ट की और समझ गया कि पक्का वैंग श्वान ने अपने पिछले जन्म में एक इमॉर्टल स्क्रिप्ट टैबलेट इसी तरह हासिल की होगी, तभी वो अपना इमॉर्टल स्क्रिप्ट अवेकन कर पाया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था, ये वाली इमॉर्टल स्क्रिप्ट टैबलेट अभी आधी अधूरी थी। इधर वांग सुआन ने जब उस इमॉर्टल स्क्रिप्ट टैबलेट को देखा तो खौफ और हैरानी के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि ये वही चीज है जो आम इंसानों को इमॉर्टल जैसा शरीर पाने में मदद कर सकती है, और एंसेस्टर के बताए हुए तरीके वाकई मौत से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक थे। किन्यू ने वक्त बर्बाद किए बिना तेजी से वांग सुआन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और पूरी अथॉरिटी के साथ आदेश दिया कि उसके पास अभी भी एक और टैबलेट है जिसे वो बिना किसी देर के उसके हवाले कर दे। लेकिन कहानी में विलन की एंट्री का वक्त हो चुका था। ठीक उसी पल गुफा में अचानक डेथ सेक्ट के 5 टेलीपोर्टेशन गेट्स हवा में प्रकट होने लगे, जिसे देखकर किन्यू भी हल्का सा चौंक गया। अगले ही पल उन दरवाजों से डेथ सेक्ट के सिपाही और बाकी शैतान वहां प्रकट होना शुरू हो गए। डेथ सेक्ट का सेक्ट लीडर हुई सायरन अपने सिपाहियों के आगे सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ और उसने गुस्से में किन्यू की तरफ देखते हुए सीधा उसकी जान की मांग कर डाली। किन्यू ने अपनी ठंडी और कातिलाना नजरों से उस डेथ सेक्ट लीडर को ऐसे घूरा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसने बड़े आराम से पूछा कि तो तू ही है डेथ सेक्ट का लीडर हुई सायरन? हुई सायरन ने भी किन्यू को घूरते हुए हैरानी से पूछा कि क्या वो उसे पहचानता है। किन्यू ने अपना हाथ घृणा और मजाक उड़ाते हुए हिलाया और बेबाकी से उसकी बेइज्जती कर दी। उसने ताना मारा कि तू वही अजीब और समझ के बाहर चीज है ना, जो ना पूरी तरह मर्द है, ना औरत, ना इंसान है और ना ही भूत। उसने साफ कह दिया कि ऐसे नमूने को ना पहचानना वाकई थोड़ा मुश्किल काम था। यहाँ इसने बिना वेपन के ही ऐसी बेइज्जती कर दी कि सामने वाले का वजूद ही हिल जाए। पर किन्यू ने आगे इस मजेदार ट्विस्ट का शुक्रिया भी अदा किया कि अगर ये आधा अधूरा शख्स ना होता तो वो उन दोनों वू बहनों का दिल कभी नहीं जीत पाता। अपनी ऐसी भयंकर बेइज्जती सुनकर हुई सायरन का खून खौल उठा और उसने गुस्से में अपने नुकीले नाखून अपने चेहरे के पास उठा दिए। उसने किन्यू को घूरते हुए धमकी दी कि वो ये गलतफहमी ना पाले कि इमॉर्टल एंसेस्टर को मारने के बाद वो उसके बराबर खड़ा हो सकता था। उसका मानना था कि बस 2 बेकार निठल्ले लोगों के हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका डेथ सेक्ट किन्यू की सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। अपनी औकात दिखाने के लिए उसने पीछे खड़े 4 डेथ सेक्ट के एल्डर्स की तरफ इशारा किया, जिनकी कल्टीवेशन पीक स्पिरिचुअल रियल्म पर थी। खुद को मिलाकर पूरे 5 लोग थे और उसने गुरूर में आकर सवाल किया कि किन्यू अकेले उन्हें कैसे रोक पाएगा। अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर हुई सायरन जोर से चिल्लाया कि भले ही किन्यू एक बार उनके हाथों से बच निकला हो, लेकिन इस दूसरी बार उसकी मौत बिल्कुल पक्की थी, और उसने अपने एल्डर्स को हमले का आदेश दे दिया। जैसे ही ऑर्डर मिला, वो 4 एल्डर्स पलक झपकते ही मौत बनकर किन्यू की तरफ दौड़ पड़े। एक ही झटके में किन्यू ने अपना भयंकर वॉर गॉड स्पेयर समन किया और उसे हवा में घुमाते हुए हमले की तैयारी में आ गया। उसने हुई सायरन को घूरते हुए साफ लफ्जों में समझाया कि उसे अभी भी बात समझ नहीं आई थी।
कि मॉर्टल एंसेस्टर को मारने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो सिर्फ पीक स्पिरिचुअल रियल वारों को ही मार सकता था, बल्कि वो उससे भी आगे की चीज था। ये बोलते ही किन्यू ने अपना वॉर गॉड स्पेयर घुमाया और अपने अंदर से जायरस और 9 फुटेड गोल्डन बर्ड के खतरनाक फैंटम्स को एक साथ बाहर निकाल दिया। एक बेहद भयंकर और कुचल देने वाली मौत की ताकत उन डेथ सेक्ट के एल्डर्स की तरफ ऐसे बढ़ी जैसे कोई तूफान आ गया हो। जायरस और 9 फुटेड गोल्डन बर्ड ने पलक झपकते ही उन चारों एल्डर्स को हवा में ऐसे उछाल कर फेंका जैसे वो मक्खियां हों। वो चारों एल्डर्स आसानी से दीवार से जा टकराए और वहीं ढेर हो गए। वोंग स्वान और वोंग टिएकियांग ने जब ये नजारा देखा कि 4 पीक स्पिरिचुअल रियल्म के ताकतवर कल्टीवेटर्स इसके एक सिंगल स्ट्राइक के सामने पत्तों की तरह उड़ गए, तो उनकी आंखें फटी रह गईं और वो डर के मारे चीख पड़े। किन्यू ने अपने भाले की नोक सीधा हुई सायरन की तरफ तानी और उसकी बची हुई सस्ती चालों को भी आजमा लेने की खुली छूट दे दी। हुई सायरन ने हवा में मौत देखने के बावजूद अपने होठों पर एक खौफनाक और जंगली मुस्कान लाई। उसने पागलों की तरह हंसते हुए अपने डेथ सेक्ट की सबसे ताकतवर टेक्निक यानी पपेट मेकिंग आर्ट का ऐलान किया। उसका घमंड था कि किन्यू अकेले कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब उस पर पपेट्स की पूरी फौज टूटेगी तो वो क्या ही उखाड़ लेगा। फिर उसने हाथ उठाकर अपनी उस मुर्दा फौज को किन्यू पर छोड़ दिया। पर अपना हीरो तो अलग ही जोन में था। किन्यू बिल्कुल शांति से अपनी जगह खड़ा रहा, जबकि उसका पूरा शरीर लगातार आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह सोख रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए जायरस को कंट्रोल किया। जायरस आगे बढ़ा और उसने उन सारे खतरनाक पपेट्स को एक एक करके पकड़ना शुरू किया और फिर उन सबको एक साथ ऐसे निचोगरना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खुशी खुशी आटे को गूंथता है। उन सारे खौफनाक पपेट्स को मसल कर आटे की गोल बॉल्स में बदल दिया गया। फिर किन्यू ने जायरस को हुक्म दिया कि वो हुई सिरन के उस पपेट बॉल को पूरी ताकत से दीवार पर मार दे। वो चारों सिपाही उस बॉल में लिपटकर हुई सिरन के चेहरे के ठीक सामने से रॉकेट की तरह उड़ते हुए गए। हुई सिरन की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं और वो गुस्से में चीख उठा, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। जैसे ही उसने अपना रोना खत्म किया, किन्यू तेजी से उसके सामने आया और बिना वक्त गवाए उसने हुई सिरन के चेहरे पर एक ऐसा जोरदार मुक्का जड़ दिया कि उसकी नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ा। दांत टूटकर जमीन पर गिर गए और वो दर्द से चीख उठा। किन्यू ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। उसने उसकी मेहनत की औकात दिखाते हुए बताया कि जो उसने लगाया था वो मेहनत नहीं, बल्कि अनगिनत मासूम लोगों की जान थी। ये बोलते ही किन्यू ने अपना दूसरा फौलादी मुक्का पूरी ताकत से हुई सिरन के सीने पर दे मारा। उसने साफ इल्जाम लगाया कि हुई सिरन जिंदा लोगों का खून निकालकर उनसे घोस्ट पपेट्स बनाने की नीच कला का इस्तेमाल करता था, जिसके लिए उसके जुर्म कभी माफ नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि उसने इंसानों और देवताओं दोनों का गुस्सा मोल लिया था। सिर्फ इन 2 भयंकर मुक्कों के बीच हुई सिरन को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि अब उसकी आखिरी सांस चल रही थी और वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। फिर किन्यू ने दोबारा अपना वॉर गॉड स्पीयर उठाया और बिना किसी रहम के उसे सीधा हुई सिरन के सीने के आर पार कर दिया। उसने ऐलान किया कि आज वो उन सभी मासूम रोती हुई आत्माओं का बदला लेगा और उन्हें आजादी दिलाएगा। उस वॉर गॉड स्पीयर ने हुई सिरन को घसीटते हुए सीधा दीवार में गाड़ दिया और किन्यू की भयंकर डिवाइन पावर के साथ एक जोर का धमाका हुआ। हुई सिरन, जिसका शरीर पूरी तरह से मांस का लोथड़ा बन चुका था और जिसने सीने पर उस भाले की पूरी ताकत झेली थी, वहीं ढेर हो गया। ये सोचकर कि एक और कचरा साफ हो गया है, किन्यू पलटा और उसने डर से कांपते वैंग बाप बेटे को घूरते हुए उनके उस कमजोर साथी का मजाक उड़ाया। वैंग बाप बेटे डर के मारे कांप रहे थे और खौफ से चीख रहे थे, पर विलन इतनी आसानी से कहां मरते हैं। अचानक हुई सिरन का बेजान शरीर हिलने लगा और वो धीरे धीरे किन्यू के पीछे खड़ा होने लगा। वो चीख रहा था कि किन्यू की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह जलील और नीचा दिखाने की। उसके चीखने के साथ ही उसके पूरे शरीर में ऐठन होने लगी और उसके मुंह से गहरे लाल रंग की डिवाइन पावर के धागे निकलने लगे। अनगिनत लाल एनर्जी के धागे हवा में इकट्ठा होकर आपस में जुड़ने लगे और उन्होंने मिलकर एक विशाल घोस्ट पपेट के हाथ, पैर, आंखें और नाक बना ली। उस नए पपेट का पूरा शरीर बुरी एनर्जी और खून की बदबू से घिरा हुआ था। लो बॉस फाइट का फेज 2 ऑफिशियली शुरू हो चुका था। किन्यू ने पलटकर उस विशाल घोस्ट पपेट के ठीक आमने सामने आकर उसका सामना किया। उसने ठंडे दिमाग से ताना मारा कि उसकी ये हालत देखकर साफ था कि उसने अपने खुद के शरीर को एक घोस्ट पपेट में बदल लिया था, जो वाकई बेहद तरस खाने लायक था।